हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है। और मैं हूँ लतेश पाटीदार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल श्री पाटीदार एजुकेशन। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है। सिर्फ एक बटन दबाना है, कुछ भी नहीं है। और सारे वाला बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि भविष्य की जो वीडियोस में अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन पे आपको आसानी से मिल पाए। ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग। और साथ में रफ नोट लेकर जरूर बैठे ताकि इसको नोट करते जाएं, इसके नोट्स भी आप बनाते जाएं। चलो बिना विलंब किए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आज के जो टॉपिक में हम दो चीजें पढ़ेंगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है। पहले अक्षीय स्थिति के बारे में देख लेते हैं। कल हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। इस प्रकार से एक विद्युत द्विध्रुव होता है जो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू आवेश के बना होता है और दोनों को काफी कम दूरी पर रखा जाता है। ठीक है। तो अक्षीय स्थिति की बात करते हैं कि अक्षीय स्थिति होती क्या है ना। तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसमें कुल मिलाकर जिस चैप्टर है इसमें क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करेंगे। तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह मान लो कि ये एक आपका विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई लंबाई पर इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इधर की तरफ बढ़ाओ या इधर की तरफ बढ़ाओ, कहीं पर भी किसी साइड में बढ़ा सकते हैं। तो इसके बढ़ाई गई लंबाई पर स्थित होती है ना। जिस बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वह बिंदु अगर इस द्विध्रुव की बढ़ाई गई लंबाई पर कहीं स्थित हो, ठीक है, तो वह बिंदु इस द्विध्रुव के सापेक्ष, ठीक है, कौन सी स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। ठीक है। तो परिभाषा अपन यहां देख लेते हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु द्विध्रुव की बढ़ाई गई लंबाई पर स्थित हो, तो वह बिंदु उस द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव है कौन सा, AB है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इससे थोड़ा सा इसको इधर की तरफ बढ़ाया, ठीक है, तो इससे अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। और इस द्विध्रुव का बिल्कुल मध्य बिंदु है वो O है। अगर मध्य बिंदु है तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है, जो अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले जो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो 2L होती है, तो मध्य बिंदु यानी इसको बीच में से काटेंगे तो आधा L इधर हो जाएगा, एक L इधर हो जाएगा, एक L इधर हो जाएगा। 2L को डिवाइड करेंगे तो 1L इधर 1L इधर हो गया, है ना। एक L इधर एक L इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। इसको सीधा सीधा बढ़ाया है ना। तो इसके अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर अपने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले अपन ने मान लिया कि माना कि AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो कैसे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ था, है ना। और दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई वो कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से कौन सी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कौन सा बिंदु है, बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर अपने विद्युत द्विध्रुव के दो एंड आ गए, एक सिरा A वाला एक सिरा B वाला। तो सबसे पहले अपन सिरा A लेते हैं। सिरे A पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। तो वही बात लिखी है कि बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, E1। देखो ये प्लस का और यहाँ पर कौन सा आवेश रखते हैं अपन, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं अपन, एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश, ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धन धन एक दूसरे को दूर तक मारेंगे। तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर की साइड में E1, है ना। ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, A से P की तरफ होगी क्योंकि इधर जा रहा है। तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन जो बीच की दूरी होती है, दोनों बीच की दूरी क्या है, A से लगाकर P तक, ये दूरी हो गई AP। ठीक है। तो AP हो गया। अब यहाँ AP हो गया और इसकी दिशा की तरह A से P की ओर, A से P की ओर इधर की तरफ है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात जो है वो अपने को AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए अपन पूरी OP का यूज करेंगे। OP, O से लगाकर P तक की दूरी कौन सी है, R, और A से लगाकर O तक की दूरी कौन सी है, L। तो अपने को AP निकालना है तो एक काम करते हैं, अपन पूरा OP ले लेते हैं, उस OP में से OA को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। पूरा OP, इस OP में से अपन OA को कट कर दो, हटा दो इसको अगर अपन हटा देते हैं तो क्या बचेगा, AP बचेगा। तो इसको हटा दिया तो क्या बचेगा अपने पास, OP माइनस OA इक्वल टू R माइनस L। ये पूरा क्या था, R था, इसमें से अपन ने L को एलिमिनेट कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचा अपने पास, AP बच गया। तो ये वाला AP की जगह ये वाला मान रखा अपन ने और इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। इसकी दिशा क्या होगी,
ए से पी की ओर होगी। उसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु बी पर कौन सा आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो क्या होगी, E2 होगी। देखो ये माइनस का और ये प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का एक दूसरे को करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो एक काम धन आवेश है, छोटा है, हल्का है, ठीक है। तो इसको ये आवेश क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो इसकी दिशा की तरफ होगी पी से बी की तरफ, है ना, कहां से, पी से बी की तरफ, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तरफ क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, है ना। तो बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर बीपी की वैल्यू निकालना है, तो बीपी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं बीपी को देखो पूरा ओपी यूज करेंगे। ओपी के बाद देखो यहां से ओ से पी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने को बी से पी तक पहुंचना है, बी से पी तक पहुंचने के लिए ये वाला क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपी में अपन ये भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा बीपी हो जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एल है, और यहां से यहां तक की कितनी, आर है, ठीक है। तो ये पूरा बीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओपी प्लस ओबी हो जाएगा। ओपी कितना, आर है, और ओबी कितना है, एल है, तो ओपी प्लस ओबी इक्वल टू ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक। तो इसकी जगह पर बीपी का मान रखेंगे, बीपी का मान कितना था यहाँ पर, आर प्लस एल, और उसका क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन नजदीक है और किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। बोलो बिंदु पी के ज्यादा नजदीक ए वाला बिंदु है या बी वाला है, ए वाला, सुभाष सी बात है ना। तो अब मुझे बताओ कि इस क्यू नॉट पर ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, इसका या इसका, जो ज्यादा नजदीक होगा उसका असर ज्यादा रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो इस पर बिंदु क्यू का, अब क्यू का प्लस क्यू का अगर इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा क्यू नॉट के ऊपर, तो इन दोनों में E1 और E2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ज्यादा मजबूत कौन होगा, जो नजदीक होगा उसकी वजह से। जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, E1 हो रहा है, तो E1 ज्यादा बड़ा होगा किससे, E2 से, तो बहुत दूर है ना। ये खींचेगा और ये धक्का मारेगा। अब धक्का मारने वाला ज्यादा है, खींचने वाला कम है, तो वस्तु इसकी दिशा किधर रहेगी, हमेशा इधर ही रहेगी, है ना। तो E1 बड़ा है किससे, E2 से। तो बिंदु बी पर परिमाण तीव्रता क्या होगी, E बराबर क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। अब E1 का मान अपने पास किसके पास किसमें है, समीकरण नंबर 1 में है, तो समीकरण नंबर 1 में E1 का मान रख देंगे यहाँ पर, और समीकरण नंबर 2 से किसका मान रख देंगे, E2 का मान रख देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहां पर समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करते हैं, मान रखते हैं, है ना। समीकरण 1 व 2 से इसमें मान रखने पर देखो समीकरण नंबर 1 में E1 की वैल्यू ये थी, तो यहां पर E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन यहां कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान कितना है, समीकरण नंबर 2 में देते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें से एक चीज कॉमन निकल रही है, इसकी दिशा क्या होगी, एपी के अनुदिश, एपी की दिशा में, ठीक है। अब यहां से एक चीज कॉमन निकल रही है 1/4πε0 और ऊपर से Q कॉमन निकल रहा है, तो यहां पर क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां कितना बचा, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या फिर एक काम करो एलसीएम ले लो, कोई बात नहीं। तो इसका काम करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते, इसका इसमें कर लेते, दोनों का आपस में कर लेते, 2 नंबर ही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता है यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर, माने इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और दोनों का आपस में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक किसको दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद E बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू, यहां हो जाएगा अपने पास, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2RL ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये कोष्टक लगा हुआ था, कोष्टक लगा देते हैं। इसका खोलेंगे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का मैं सिंगल स्क्वायर लिख देता हूं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और दोनों की घात एक जैसी है, तो अलग अलग घात लगाने के बजाय अपन क्या कर देते हैं, दोनों की एक कंबाइंड घात लगा लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले में, इंटू क्यू अपॉन यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां पर देखते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखो यहां पर एक मजेदार चीज है, यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है आप आसानी से देख सकते हैं। फटाफट देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी कोई तकलीफ नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं कि E बराबर यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2R इंटू 2L, 2 दूना 4R गुना L अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है अपने पास, P होता है। Q इंटू 2L इक्वल टू P होता है, तो इसकी जगह अपन P लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू 2R लिख सकते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ठीक है, इसको देंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, परिणामी तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, यदि इस वाली कंडीशन में देखा जाए, इस वाली कंडीशन में R अगर काफी, R इज वेरी ग्रेटर देन L, तो R की तुलना में किसको, L को क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो L को एलिमिनेट कर देते हैं, L को एलिमिनेट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2 पे लिख सकता हूं 2PR बटे में यहां कितना आएगा, R स्क्वायर माइनस L तो माइनस गायब कर दिया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2PR अपॉन में R की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, R की घात 3 बचेगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2P अपॉन में R की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, किसी छोटे द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक, आप नोट्स बना ले यहाँ वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, हाँ रब कर दें यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा अक्षीय स्थिति का, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है एक और, लेकिन वो निरक्षीय स्थिति का था, ये अक्षीय स्थिति का था, और जो क्वेश्चन आगे आएगा वो क्या है, निरक्षीय स्थिति का होगा। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, उसके लिए मैं एक फोटो बना देता हूं यहां पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माना कि एक ये विद्युत द्विध्रुव है, ये A है, ये B है, ये माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका मध्य बिंदु O है,
और यहां पर इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और यहां पर एक बिंदु P है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु द्विध्रुव की या द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक है, जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु अब द्विध्रुव की बढ़ाई हुई लंबाई पर नहीं है, द्विध्रुव के लंबार्धक पर, यानी कि उसके बिल्कुल बीच में से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन के ऊपर स्थित होता है। ये दोनों जो है, यहाँ पर क्या इसका मध्य बिंदु है, पूरी इसकी लंबाई कितनी थी, 2L थी, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी L, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी L। यहां से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर एक हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और यहाँ जो कोण बन रहा है, वो कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, थीटा डिग्री का बन रहा है। तो इसका व्यंजक करते हैं, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई दो L है। इसके मध्य बिंदु क्या है इसका, O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने देखा है कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, प्रभावी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो इसका व्यंजक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही पॉइंट लेंगे अपन, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहां पर एकांक धनावेश रखेंगे, प्लस प्लस तो एक दूसरे को दूर धक्का बनेंगे, तो इसकी दिशा किधर बनेगी, इधर बनेगी, ये E1। ठीक है, और ये इधर माइनस है, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को खींचेंगे, तो इसकी दिशा किधर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी, ये हो जाएगा E2। चलो इतना तो करते हैं। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, यहां क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है वो दूरी आ जाएगी AP²। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, AP की दिशा में।
ठीक है। चलो यहाँ पर एपी और बीपी का मान निकाला, तो एपी बराबर क्या होगा, बीपी होगा, और वो क्या होगा, देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है भैया, त्रिभुज एओपी देखें, है ना। तो ये क्या बनेगा, देखो ये क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है। देखिए ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ये क्या होगा, रूट के अंदर ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, है ना। ओपी की वैल्यू क्या है, आर, और ये कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बीओपी या एओपी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये बनेगा आपका, ठीक है। ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यहाँ पर एपी की वैल्यू रख देते हैं, E1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, बोलो एपी की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एपी की वैल्यू नहीं, एपी स्क्वायर की वैल्यू है। चलो एपी स्क्वायर, तो काम करते हैं, अगर स्क्वायर लगा रहे हैं तो यहां से, चलो स्क्वायर लगा रहे हैं तो इसका स्क्वायर लगा लेते हैं, हटाओ यहाँ पर, इसका स्क्वायर लगा रहे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट हटेगा कितने, यहाँ पर E1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगेगा तो आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, एपी की दिशा में। इसको क्या जानेंगे, नाम देंगे अपन समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगी आपकी E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटन क्या आएगा यहाँ पर, बीपी स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर होगी, तो P से B की दिशा में, तो PB के अनुदिश, ठीक है। अब यहां पर बीपी का मान रख दो, बीपी का मान क्या था, जो एपी का मान था वो बीपी का मान था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या ये है ना, जैसा यहां हुआ था। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका किसकी दिशा में, पीबी की दिशा में। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखो आप, जो E1 का वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, E2 का वैल्यू है ना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 का परिमाण बराबर E2 का परिमाण, और हम इन दोनों को एक नाम दे देते हैं E, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को हमने एक ही नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, दोनों का परिमाण एक जैसा है, E1 और E2 आपस में बराबर है, तो हमने उनको E1 E2 ना लिखते हुए क्या लिख दिया, E ही लिख दिया। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है। अब देखते हैं यहां पर कि इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा था वो कितनी डिग्री का बन रहा था। देखो यहां पर परिणामी तीव्रता निकालना है, तो एक तो उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई मैंने, वो ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी तो वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था, थोड़ा सा चेंज है, आप देख लेना। अब आगे का जो व्यंजक है वही खास है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक की दिशा उधर की तरफ, एक की दिशा इधर की तरफ। अब ये तो संभव नहीं है कि इनको अपन कैंसिलेशन करें या फिर अपन कुछ करें, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर हम एक काम करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालना है, रब कर दो यहां से यहां तक। अब मुझे यहां पर परिणामी तीव्रता निकालना है, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए
में आपने सदिश अदिश वाला चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 फिजिक्स में, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा है कि जो सदिश राशि होती है उसको दो या दो से अधिक घटकों में क्या किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको यहाँ पर रिजोल्व कर देता हूं। जिसे बिंदु P है ना, तो E1 को रिजोल्व करूंगा तो एक तो इधर बनेगा आपका और एक इधर बनेगा, ठीक है। इधर वाला फैक्टर जो रहेगा वो साइन थीटा का रहेगा, E1 साइन थीटा, क्योंकि थीटा बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो थीटा है देखो ये पैरेलल लाइन बनेगी, समांतर रेखा बनेगी, तो इसके जो कोण बनेगा फिर वो एकांतर कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, ठीक है। जेड जैसी आकृति बनेगी, ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाला कोण के संगत कोण, ठीक है। तो ये सब थीटा बराबर रहेंगे आपस में, ये सब बराबर रहेंगे। इसको रिजोल्व करा अपन ने तो ये E1 sin थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपन E1 cos थीटा। फिर E2 को तोड़ेंगे इधर, तो यहां जो इस लाइन पर R की जगह ये क्या हो जाएगा आपका E2 sin थीटा, और इसको इधर रिजोल्व करेंगे, इसको इधर वियोजित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। अब देखो E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 E2 बराबर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर है, एक दूसरे को खींचेंगे, क्या कर देंगे, उनका प्रभाव समाप्त कर देंगे। लेकिन इधर वाली कंडीशन देखो, ये E1 तोड़ा अपन इधर क्या बन गया, E1 cos थीटा हो गया, और E2 को तोड़ा अपन इधर क्या बन गया, E2 cos थीटा हो गया। ये दोनों इधर इकट्ठे हो गए और दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो है वो E बराबर क्या होगा, यहां पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 तो आपस में बराबर है, हम देख चुके हैं यहां पर समीकरण 3 में, परंतु समीकरण 3 में E1 E2 बराबर है, तो मैं दोनों को 1 1 लिख लू या E लिख लू बोले, ठीक है। तो E बराबर यहां कितना हो जाएगा, यहां पर E1 cos थीटा प्लस यहां पर 2 की जगह क्या लिख दे, 1 लिख दे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, क्या हो जाएगा पर E1 cos थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब दोनों में से E1 का मान रख देते हैं, यहाँ पर E1 और E2 का मान बराबर था, तो यहाँ पर रख देते हैं E बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटन क्या आएगा पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 4 देंगे। अब यहां पर देखो एक त्रिभुज ले लो कोई सा भी, चाहे तो आप चाहो तो एओपी ले लो या बीओपी ले लो, ठीक है। त्रिभुज एओपी में, ठीक है। यहां पर लगाते अपन cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत 10th क्लास में, तो उसका अपन देख लेंगे। यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू, इसके लिए आधार कौन सा है, ये वाला ओपी, कर्ण कौन सी है, एपी, ठीक है। और ओपी की वैल्यू कितनी, एल, एपी की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने पीछे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो गया। ये वाला मान कहां पर, cos थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो cos थीटा का मान अपन समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 क्या थी अपने पास, देखो इस जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। समीकरण 4 में यहां पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L। अच्छा यहां पर 2 लगाना भूल गया मैं, 2 E1 cos थीटा 2, ठीक है। और यहां पर भी 2 आ जाएगा, या 2 इस Q के साथ लगा लो 2Q हो जाएगा, अपॉन L, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब परंतु P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q गुणा 2L, तो Q और 2L का गुणा करने पर P आ जाएगा, तो P बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित, इसको दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P लिख दिया बटे में। अब देखो इसकी घात कितनी है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 घात है, इसकी घात कितनी है 1, तो 1 प्लस 1/, आधार दोनों का समान है, घातें अलग अलग है, तो क्या होगी गुणा होगा, क्या होगा घातें जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 प्लस 1
2 यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो यहां पर a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित p और बटन क्या हो जाएगा यहाँ पर r² प्लस l² की घात कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। लेकिन वही कंडीशन यहां पर भी, यदि r जो होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है किससे l से, तो r की तुलना में l को नगण्य माना जा सकता है। और जैसे ही r को अपन नेग्लिजिबल करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित P बटा r²। l को एलिमिनेट कर दिया, ये होल पावर कितनी 3/2। देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास E बराबर बचेगा क्या यहाँ पर, इंप्लाइज डेट E बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा P बटा r की घात कितना बचेगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, किसी छोटे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। आज के जो दोनों टॉपिक थे वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि इसमें नहीं समझ में आई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक जो आप पेन कॉपी लेकर बैठे उनको अच्छे से वीडियो को बार बार पॉज करके आप अच्छे से इसको क्लियर कर लें। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।